हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट मार्क्स में। ठीक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर जो है सेंट्रल बोर्ड एग्जाम हो या तो सीबीएसई हो या तो फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो क्लास 12 का। ठीक है, अगर सीबीएसई की बात करें तो इस टॉपिक से हर साल 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड अगर बात की जाए तो कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी हाईएस्ट मार्क्स में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के इनवर्स के हेल्प से हम लोग जो है सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। ठीक, इसी पे एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्रेमल सोल्व, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई पॉइंट के व्यू से। ठीक है, तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक, तो जैसे देखिए हमारे पास 2-3 लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है, उनको सोल्व करना होगा मैट्रिक्स के यूज से। ठीक है, तो वही हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और एक है इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें बोलेगा कि इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे a1 b1 c1 d1 ये सब जो है a2 b2 ये सब सारे रियल नंबर है। ठीक है, आपका x y z क्या है, वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे हमें जो है x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। देखिए ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और एक कैसे बनेगा तो x y और z के कोफिशिएंट से। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है a1, तो a1 लिखेंगे, y का कोफिशिएंट b1 तो b1, और यहाँ पे c1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, y का हो जाएगा b2 और ये फिर c2, फिर यहाँ पे a3 b3 c3। तो हमने एक मैट्रिक्स a बनाया। ठीक है, किससे बनाया तो इसमें जो है जो आपके पास इक्वेशन थे तीनों, उनके x y z के हमने जो है कोफिशिएंट को यूज करके एक हमने मैट्रिक्स a बनाया। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे x। ठीक है, एक बनाएंगे मैट्रिक्स x। x में क्या होगा कि यहां पर आएंगे x y और ये z, जो वेरिएबल थे उनको x y z। ठीक है, एक मैट्रिक्स और बनाएंगे b इक्वल टू d1 d2 d3, d1 d2 और ये हमारा d3। तो टोटल हमने क्या किया, हमने टोटल 3 जो है मैट्रिसेस बना लिया। ठीक, एक मैट्रिक्स बनाया मैट्रिक्स ए सारे कोफिशिएंट को यूज करके, एक वेरिएबल का और एक जो है d1 d2 d3 का। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमारा रिलेशन बनेगा कि x इजिकल टू b, x इजिकल टू b बनेगा हमारा एक रिलेशन। देखिए ध्यान से, आप a और x को इंटू कीजिएगा ना तो ये जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक, इस तरह से जैसे मान लीजिए a आपका क्या है, a आपका है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और यहाँ पे क्या है x है, x क्या था आपका x y z, और इक्वल टू b है, क्या है आपका d1 d2 और ये d3। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, a इंटू एक्स निकालिएगा तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, यानी सेम टू सेम ऐसे 3 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा d1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि जब इनको सोल्व कीजिएगा ना तो फिर से आपको ऐसे 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन लिख दिया x इजिकल टू b। ठीक है, चलिए मैं यहां पे लिखता हूं इसको कि हमने एक इक्वेशन लिखा x इजिकल टू b। अब देखिए ये तो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यदि मान लो कि a जो है अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, नॉन सिंगुलर मतलब कि a की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाए, 0 नहीं हो, है ना। अगर a की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स, a का डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। सॉरी, ये डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब खुद सोचो कि यदि a जो है नॉन सिंगुलर होगा तो क्या होगा, a का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं
इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक ना, देखिए इसी को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने लिखा यहां पर कि ax इजिकल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना, ax इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया, ठीक। अब देखिए लिखते हैं क्या कि इफ a इज नॉन सिंगुलर, इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन a इनवर्स, ठीक है, या ऐसे लिखो देन इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए आपने जो कोफिशिएंट से हेल्प से जो मैट्रिक्स बनाया था, यदि वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या करना है इसके बाद, कि हमने जब लिखा ax इजिकल टू b, तो देखिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे एक प्री कैंसिलेशन रूल, यानी दोनों तरफ a इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि a इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, i बन जाएगा, तो हो जाएगा i इंटू एक्स इजिकल टू ए इनवर्स इंटू b, ठीक है। और i इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ गया, a इनवर्स इंटू b आ गया। और x किसको बोले थे, x एक मैट्रिक्स था जो x y z लिखा हुआ था, ठीक है, ये तो आपका x था। तो देखिए तो x इजिकल टू यानी दिस इजिकल टू एक हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मिल गया। तो वहां पे ये जो मैट्रिक्स है x, इक्वालिटी मैट्रिक्स यूज करके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम कॉन्सेप्ट यूज करके x y और z की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा यहां से कि x तो आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये है x y z, और a इनवर्स इंटू जब b कीजिएगा तो भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही तो आएगा इंटू करने के बाद, ठीक है। पहले तो आप a इनवर्स निकालिएगा, उसके बाद b में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। और वो मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या है, इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप यहाँ से x y और z की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अभी तक हमने क्या बताया कि जब आपको तीन इक्वेशन ऐसे दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू मान लो d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3। अगर ऐसे तीन इक्वेशन दिए हुए हैं तो सबसे पहले तो आप एक a इजकल टू एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, किससे, तो इनके कोफिशिएंट्स है a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। फिर उन्होंने बोला कि x इजिकल टू एक मैट्रिक्स बनेगा x y z, और एक मैट्रिक्स आपका बनेगा b इक्वल टू हो जाएगा d1 d2 और d3, ठीक है। इतना करने के बाद हमने बोला आपको कि आप ऐसे लिख लेना कि x इजिकल टू b लिख लेना, ठीक है, आप x इजिकल टू b लिख लेना। और यहां से हमने क्या बताया कि हमारा एक यहां से एक हमारा निकल के आया फॉर्मूला क्या कि x इजिकल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो करना क्या है, हमें इनवर्स फाइंड करना है a का, उसके बाद b में उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, वो क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप x के यहाँ से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके निकाल लीजिएगा वैल्यू x y z की, ठीक है, वेरिएबल की। तो चलिए अभी तो ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको यूज करके एक क्वेश्चन बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि इस मेथड से x y z की वैल्यू तभी फाइंड होगा जब जो a मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ध्यान देना है, ठीक है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक, सिंगुलर नहीं। तो अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और तभी हम इस मेथड से, इनवर्स की मेथड से हम x y z फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है 3x माइनस 2y प्लस 3z इजकल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इजकल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इजकल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहा है कि मैट्रिक्स के मेथड से x y z की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत इजी, हम लोग पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेंगे a इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या बनेगा 3 माइनस 2 y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट आपका है 3, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। फिर यहां से आप 2 ये 1 और ये हो जाएगा -1, z का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा 4
ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2। तो ये आपका ए बन गया। उसके बाद क्या बनाएगा आप, एक आप बनाइएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y z ऐसे। फिर एक लिखिएगा b इक्वल टू, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू लिखिएगा x y z। फिर एक बनाएगा मैट्रिक्स b और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 1 4, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए आपने ऐसा लिख लिया, उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप होगा, मैं लिख रहा हूं स्टेप 1, ठीक है, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि पता होना चाहिए कि ए जो है से ए का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि नॉन सिंगुलर होगा तब तो हम इस मेथड से बना सकते हैं, वरना फिर नहीं बन पाएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू मान लो R1 के लोग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -3, क्लियर है। फिर +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, -4 यानी +4, ठीक। उसका +3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू हो जाएगा -6 -4। तो यहां से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आएगा कितना, 3 अच्छा 2 -3 कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, 8 ये हो जाएगा 16, ठीक है, -10 हो जाएगा -30, ठीक। और यहां से अगर आप सोल्व कीजिएगा कि ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आएगा, तो -33 + 16 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक, -17, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है से -17 है, मतलब 0 तो नहीं आया, ठीक, तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्टेप 1 हमारा था। अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा, ठीक है, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए कोफैक्टर फाइंड करने में थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगता है, तो ध्यान से करना है। बहुत सारे बच्चों की कोफैक्टर फाइंड करने में गलती हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब हमें इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं C11, ठीक है, 11 का मतलब इसका, क्लियर है। तो चलिए इसका जब फाइंड कीजिएगा तो 1 कितना होता है 2, यानी -1 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका माइनर, ये बंद हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3, यानी ये आपका यहां से निकल के आएगा, ठीक है, कितना -1, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम निकालते हैं C12, तो 1 इंटू कितना होगा 3 होगा, तो जब -1 का पावर 3 कीजिएगा तो क्या आएगा -1 हो जाएगा, यानी निगेटिव आगे लग जाएगा, ठीक। चलिए अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस यानी +4, यानी यहां सबका आएगा -8, क्लियर है। उसके बाद C13, ठीक है, इसका तो 1 और 3 कितना होगा 4, तो -1 का पावर 4, तो क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा -6 और हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -10, क्लियर है। उसके बाद C21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी इसका, तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो आगे में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, क्लियर है। कोफैक्टर निकाला मैंने सिखाया है, ठीक है, डिटरमिनेंट में भी अब देखिएगा वहां पे अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक। या फिर जब एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ा रहा था मैट्रिक्स में तो वहां भी बताया था कोफैक्टर। चलिए तो जब इसका आप निकालिएगा इसका तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है, और ये +9 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलिए C22 कितना हो जाएगा 4, तो आगे में प्लस रहेगा, इसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो ये और ये बंद हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसके रो कॉलम को बंद कर देते हैं, तो ये और ये जब आपका बंद होगा तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, -12 यानी -6। फिर C23 निकालिएगा, ठीक है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहां से कितना निकल के आपका आएगा, इसका निकाल रहे हैं, ठीक, तो दिस इंटू दिस यानी -9, ठीक है, +8 हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा आपका ये
1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं C31, ठीक है, यानी इस 4 का निकाल रहे हैं। 3 1 है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 3 + 1 4, यानी -1 का पावर 4 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक। अभी हो जाएगा आपका 2 - 3 यानी -1 हो जाएगा। फिर C32 निकालिएगा तो ये तो आगे में निगेटिव लग जाएगा क्योंकि 3 + 2 क्या होगा 5 हो जाएगा। अब इसका निकाल रहे हैं तो ये और ये बंद हो जाएगा, यानी -3 और -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 9। फिर C33 तो 33 कितना होगा 6, यानी आगे में पॉजिटिव रहेगा, ठीक। इसका निकाल रहे तो ये 3 और +4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो हमने कोफैक्टर निकाल लिया। देखिएगा कोफैक्टर बहुत ही ध्यान से निकालेगा, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों की गलती जो है सिर्फ कोफैक्टर निकालने में ही हो जाती है, ठीक है। जब आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो जैसे देखिए जब मैंने थ्योरी कुछ पढ़ा रहा था पीछे थ्योरेटिकल पार्ट, तो आपको मैंने बोला था कि x = फॉर्मूला हमारा था A 1 × B। तो हमें x = क्या है A 1 × B है, यानी हमें तो इनवर्स फाइंड करना है ना A का, ठीक है। हमें तो B तो मालूम ही है, B तो हमारा ये वाला है 8 1 4 से बना था मैट्रिक्स B। तो हमें तो एक्चुअली में A 1 फाइंड करना है। तो A 1 का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो हमें A 1 फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है, इसीलिए हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो कि एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला क्या होता है या एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। तो जिस भी मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स A है उसका निकालना है एडजॉइंट, तो उससे कोफैक्टर निकालिए और उससे एक मैट्रिक्स बनाइए और उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो स्टेप 3 होगा, वो होगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। A का एडजॉइंट फाइंड करना, ठीक। तो चलिए फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, पहले तो आपने जो कोफैक्टर फाइंड किया है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। उससे एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8 और इस एलिमेंट का होता है -10। फिर ये -5 -6 1 -1 9 7। तो हमने ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। सॉरी इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। तो यहां से हमारा जो एडजॉइंट निकल के आएगा, चलिए आप इसको नोट कीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं एडजॉइंट, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। यहां पर लिख दे रहा हूं एडजॉइंट ऑफ A जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सबका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा -5 -6, ठीक है, 1 -1 9 7। तो ये हमारा निकल के आ गया एडजॉइंट, ठीक है, क्लियर है। अब एडजॉइंट निकल गया तीसरा स्टेप में, ठीक। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका जो है इनवर्स, ठीक है। तो स्टेप 4 फाइंड A इनवर्स, ठीक ना। चलिए देखिए अब A इनवर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है कि A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ A -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और ये 7 है, ठीक है। और 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है -17, ठीक है। A का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया था -17 था, तो ऐसे लिख दिया। तो हमारा ये निकल के आ गया क्या इनवर्स निकालने के बाद हमारा जो 5th स्टेप होगा वो होगा क्या हमारा कि x = A इनवर्स B को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि ये कहां से आएगा, ठीक। हमारा स्टेप 5 है। आपको पता है कि आप हमने ऐसे लिखा था कि A × x = क्या था B था। हमने बोला कि A की जब डिटरमिनेंट वैल्यू है वो जो है 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां से हमने प्री कैंसिलेशन रूल यूज किया था, ठीक है, इस तरह से। और यहां से A इनवर्स × A क्या बन जाएगा I बन जाएगा, I × x क्या हो जाएगा x = क्या हो गया A इनवर्स × B हो गया। तो चलिए अब यहां से फाइंड कर लेते हैं x क्या हमारा x था x y z,
ठीक है। ए इनवर्स हमारा है 1/-17, ठीक है, -1, -8, -10, -5, -6, 1, ठीक है, और ये हमारा -1, 9, 7, ये तो हो गया हमारा ए इनवर्स। अब उसका हमें मैट्रिक्स बी चाहिए, तो मैट्रिक्स बी कहाँ गया? मैट्रिक्स बी हमने मिटा दिया, थोड़ी स्पेस की कमी है, ठीक है। देखिए आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा या फिर क्वेश्चन अगर नोट कर लिए होंगे तो वहां से मैट्रिक्स बी जो ऐसे लिखिएगा। मैट्रिक्स बी आपका क्या था? 814 था, ठीक है, 814 था। देखिएगा मैट्रिक्स को पीछे करके, ठीक है, अच्छा वीडियो को पीछे करके। अब देखिए यहां से हम इनको क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व कीजिएगा तो -1/17 क्या कर ले? इंटू कर लेते हैं, तो -1 × 8 कितना होगा? -8, -5 × 8 -5, -1 टू दिस यानी -4, ठीक है। -8 × 8 -64 हो जाएगा -6, ठीक है, और +36, क्लियर है। दिस इंटू दिस यानी -80, 1 × a +1, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर लिखता हूं, ये था XYZ हमारा एक मैट्रिक्स था और ये आया था -1/17, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, -8 है, -5 है, -4 है, ठीक है, यानी हो जाएगा -17 ऐड करके, ठीक है। ये देखिए -60 पर -6 यानी -70, ठीक है, और +36 तो कर लीजिएगा, -70 है तो हो जाएगा -34, ठीक है। इसको कीजिएगा तो -80 + 29 ये हो जाएगा, ठीक। यानी अब यहां से -17 क्या है? -1/17 तो मल्टीप्लाई है ना, तो वो तो अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंटू दिस 17 तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? +1 बन जाएगा। यहाँ भी जो है +2 बन जाएगा और ये +3 बन जाएगा। ठीक है, -1/17 क्या है? मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब अंदर जाएगा तो 1 2 3 बन जाएगा। अब क्या है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यानी यहां से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बोल सकते हैं कि x = y, y = 2 एंड z = क्या हो गया? 3 हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है लेक्चर को फिर से देखिएगा बैक करके। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया समझाने का। ठीक है, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ सारी चीजों को एक साथ में कि क्या क्या हमें फाइंड करना होगा, कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, जो हमारा काम होगा वो तो होगा कि ए मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, बी वाला लिख लो और एक एक्स वाला, ठीक है, ऐसे लिख लो। उसके बाद स्टेप 1 जो हमारे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वहां से एक मैट्रिक्स ए बनाओ, मैट्रिक्स बी बनाओ और मैट्रिक्स एक्स बनाओ। आपको पता है ए क्या है? कोफिशिएंट से बनता है मैट्रिक्स। बी क्या था? तो जो D1 D2 D3 था और एक्स जो है वेरिएबल का था। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था हमारा कि फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना। जो स्टेप हमारा 2 था वो क्या था? फाइंड कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करना था। तीसरा क्या था कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट बनाना था। ठीक है, उसमें हमारा फोर्थ काम क्या था कि फाइंड ए इनवर्स। आपको पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स = 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स फाइंड करना था। उसका फिफ्थ वाला काम क्या था कि हमारा एक इक्वेशन ऐसा बना था कि रिलेशन बना था कि x = a इनवर्स b। ऐसे कैसे आया मैंने दिखाया है शुरू में ही। ठीक है, यहां से आप a इनवर्स की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, इनको आपस में सोल्व कर लो। ठीक है, वहां से आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करो और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से आप x y z की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं। आप पहले जो है डिटरमिनेंट फाइंड करना पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर फाइंड करना आप सीख चुके हैं, एडजॉइंट फाइंड करना सीख चुके हैं, पहले इनवर्स फाइंड करना सीख चुके हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ चुके हैं और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्या है कि पहले जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं उन सबको मिला दिया तो हमने एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लिया। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके। इसीलिए हर साल ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में 5 या 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स में हर साल।
क्योंकि आपने अब तक जितना भी मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, चाहे वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो, ठीक है, मतलब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया था उसको, चाहे वो डिटरमिनेंट निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, एडजॉइंट की बात हो, ठीक है, या फिर इनवर्स फाइंड करना हो, सारी चीज को जो है एक ही क्वेश्चन में यूज कर लिया गया। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी जो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया वो सिंपल क्या था, उसमें जो है डायरेक्टली इक्वेशन दिए हुए थे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि बोर्ड में बहुत बार, मतलब 90% टाइम्स क्या होता है कि जो है हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको हमेशा क्या रहेगा कि ये इस तरह से 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है, और आपको बोलेगा कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। 90 टाइम्स ऐसा ही होता है, 100 में 90 बार, कि आपको जो है हमेशा इस तरह से 3 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, फिर बोलेगा कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। बाकी कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी किसी साल पूछ जाता है कि वो जो ऐसे 3 इक्वेशन लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और उस लैंग्वेज से जो है आपको ऐसे 3 इक्वेशन जो है खुद से बनाने होंगे, ठीक, और उसके बाद जो है आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा इजी हो गया, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, आपको जैसे मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस केस में क्या होता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लैंग्वेज वाला भी कर लेते हैं। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है एक लैंग्वेज में दिया हुआ प्रॉब्लम, ठीक, इसको जैसे सोल्व करना है। तो जो भी हम लोग पढ़े उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ठीक है, 3 नंबर है, उनका समेशन कितना है, 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। कह रहा है कि यदि जो है थर्ड नंबर में हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको ऐड करते हैं किससे, सेकेंड नंबर से, तो जो है हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यदि फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड किया जाए वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, यानी पहले और दूसरे नंबर को अगर ऐड करेंगे तो सेकंड वाले नंबर का क्या मिलेगा, डबल मिलेगा, ठीक। बोल रहा है आगे कि रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। पहले तो हमें जो है इक्वेशन को अलजेब्रिकली जो है रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद जो है मैट्रिक्स के हेल्प से नंबर्स को फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान से लिखते हैं। पहले बोला कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी 3 नंबर का समेशन कितना है, 6 है। तो लिख लेना कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई एंड थर्ड नंबर बी जेड। तो हमें एक इक्वेशन क्या मिला कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तीनों नंबर का समेशन क्या हो गया, 6। पहला नंबर हमने x माना है, दूसरा y, तीसरा जेड, आप ये लिखिएगा, ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं। फिर बोल रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर को किसे 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड नंबर को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक। तो y को ऐड करो क्या, 3 इंटू जेड, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर क्या था, जेड था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है, y, ऐड किया तो क्या मिला, वी गेट 11। इक्वेशन 2 हो गया, इजी था, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को यदि ऐड करते हैं तो वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट और थर्ड का समेशन डबल है किसका, सेकंड नंबर का, ठीक है। ये हमें 3 इक्वेशन मिल गया, और इसको अच्छे से लिख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि x माइनस 2y प्लस जेड इजकल टू 0। 3 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो हमारा एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। लेकिन हमारा यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है, ठीक। चलिए अभी हमारा जो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, उसी फॉर्मेट में अब ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 1, 2 और 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गया, 3 वेरिएबल भी है, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा काम था कि पहले तो मैट्रिक्स ए बना लो। तो मैट्रिक्स में क्या बनेगा, तो इनके कोफिशिएंट से, तो 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। यहाँ तो x है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे x नहीं है इसका मतलब इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 है, तो हो जाएगा 0, y कितना है 1 और z का कोफिशिएंट 3। इसकी बात करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1, y है -2 और z है 1। तो ये तो बन गया a, उसके बाद एक बनेगा x, x y z, और एक हम लोग क्या बनाएंगे b। मैट्रिक्स भी क्या होगा 6 11 और ये 0, 6 11 और ये 0, इस तरह से क्लियर है। तो हमारा तीनों मैट्रिक्स बन गया। अब हमारा जो पहला काम था
वो था स्टेप 1 हमारा कि ए की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे मैं बना हुआ इसको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है ए की डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड करना। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, मान लो इसको हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1, या चलो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो क्योंकि 0 भी दिख रहा है आपको, तो इजी पड़ जाएगा। हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। 0 वाला कैसे, तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर ये 1 को लीजिएगा आप, ठीक है, तो ये 1 लीजिएगा तो जाएगा 3 माइनस 1, यानी यहां से कितना आएगा 7 प्लस 0 प्लस 2, यानी यहाँ क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, चलो पहला हमारा काम तो हो गया। अब हमारा सेकंड जो काम था वो था कोफैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, इन सब सारे का कोफैक्टर। चलो C11 फाइंड करो। 1 कितना है 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 6 यानी प्लस 6, ये आपका आएगा 7। फिर C12, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा निगेटिव। इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ये और ये बंद हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0 माइनस 3, यानी हो जाएगा प्लस 3 आपका। फिर C13, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव 1। ठीक है, इसका फाइंड कर रहे हैं तो दिस इंटू दिस 0 माइनस 1, यानी हो जाएगा माइनस 1। फिर यहां से C21, ठीक है, इसका फाइंड कर रहे हैं तो 2 1 कितना है 3, तो लग जाएगा निगेटिव। ठीक, तो ये जाएगा 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा माइनस 3। फिर C22, देखिए कोफैक्टर बहुत ही अच्छे से फाइंड कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, और थोड़ा अच्छी से होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोफैक्टर यहाँ पर गलत हो जाएगा तो फिर आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का हड़बड़ी में कोफैक्टर गलत फाइंड हो जाता है। ठीक है, वो लोग इसी को गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका निकालना है कोफैक्टर, तो ये और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारा 3 है। ठीक, तो जाएगा 1 माइनस 1, यानी हो जाएगा 0। C23, तो 2 और 3 कितना है 5, यानी माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -2 माइनस 1, यानी हो जाएगा प्लस 3। फिर C31, 31 कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकलेगा तो जाएगा 3 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। C32 आपका निगेटिव लगेगा तो ये 32 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो जाएगा 3 माइनस 0, यानी माइनस 3। फिर एक आपका बच गया C33, 33 कितना हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी ये 1 आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने कोफैक्टर तो फाइंड कर लिया। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, क्या होगा 7 3 माइनस 1, 7 3 माइनस 1, ठीक है, -3 0 3, ठीक है, 2 माइनस 3 1, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कीजिएगा इसका तो क्या बन जाएगा 7 3 माइनस 1 -3 0 3 2 माइनस 3 1, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको निकालना क्या है, नेक्स्ट काम आपका है इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, क्यों फाइंड कर रहे हैं इनवर्स, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, बी तो मालूम है। ठीक है, चलिए ए इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकलेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है 9, तो 9 लिख दिया, और एडजॉइंट कितना है 7 3 माइनस 1 -3 0 3, ठीक है, 2 माइनस 3 1। ठीक है, ये हमारा हो गया, इनवर्स भी फाइंड कर लिया। ठीक, अब उसका नेक्स्ट हमारा काम क्या है लिखना कि x इजिकल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, चलिए अब यहां से x इजिकल टू ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ए इनवर्स ये था आपका। ठीक है, तो 1 अपॉन 9 7 3 माइनस 1 -3 0 3, ठीक है, 2 माइनस 3 1 इंटू बी, बी कितना आपका 6 11 0। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बस हमें अब थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 अपॉन 9, ठीक है, दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो हो जाएगा 42, ठीक है, -33 प्लस 0, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -11 सॉरी -6, ठीक है, -6 प्लस 33 प्लस 0 दिस। यानी आप यहां से लिखिएगा ऐसे कि x इजिकल टू x इक्वल टू 1/9 इंटू, इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा हमें यहां से, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 27। तो यानी यहां से आपको मिला x इजिकल टू क्या, सॉरी 1/9 अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। और x क्या था, x सही तो था आपका x y z, यानी यहां से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट, इनवर्स, ठीक है, उसका रिलेशन यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप जैसे कोई बुक उठाइए, उससे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, बनाइए। आपको कोई भी दिक्कत होता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप अगर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, ठीक। जो भी होगा आपको जरूर हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर से पहले जो भी आपको दिक्कत हो रहा है ऐसे क्वेश्चन बनाने में, उसको जरूर सेंड कीजिए, ठीक है। उसको जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।